आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी आई हुई हैं, जो आप लोगों से रूबरू होंगे थोड़ी देर में। हमारे बीच में पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता अरविंद नारायण सिंह जी हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पीसीसी प्रेसिडेंट प्रदीप मिश्रा जी अंशुमान जी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सुरेश यादव जी जिला अध्यक्ष गंगापार हमारे बीच में है, हमारे बीच में जिला अध्यक्ष गंगापार, बीच में एक नई साथी स्वाति जी ज्वाइन की। मोदी जी को मुगल रूल, मुस्लिम लीग, मटन मछली मुर्गा दिखा। दूसरे चरण में वो ब्याहताओं के मंगलसूत्र और आपकी भैंस पर पहुंच गए। तीसरा चरण आते आते वो ऐसा बौखलाए कि अपने जिगर के टुकड़े अडानी और अंबानी को स्वाहा कर डाला। और चौथे चरण में मोदी जी गजनी बन गए। वो गजनी पिक्चर आपको याद है ना, आज करता हूं अगले पल भूल जाता हूं। चौथा चरण आते आते मोदी जी ने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान करता ही नहीं हूं, अगर करूं तो मैं योग्य नहीं हूं सार्वजनिक जीवन में रहने के। 4 घंटे बाद फिर उस छवि से कैसे निकालेंगे? उस छवि को गए, उस छवि को ध्वस्त हुए, बहुत टाइम हो गया। अब तो जो रंगा पुता सियार है उसका रंग उतार दिया हमारे सोशल मीडिया ने। जिस युग की आप बात कर रहे हैं वो युग बीत चुका मान्यवर। अब तो रंगे पुते सियार का रंग हमारे सोशल मीडिया ने उतार दिया। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जो नाम आप नहीं लेना चाहते वही नाम मैं भी नहीं लेना चाहती। यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें कांग्रेस कांग्रेस की कितनी सीटों की विजय होगी? हम 17 सीट लड़ रहे हैं। मेरा मानना है हम पूरी 17 जीतेंगे। मैं जहां बैठी हुई हूँ हम वो सीट बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। लेकिन आपके नेता लोग दिग्विजय सिंह से लेकर भूपेश बघेल तक जिस तरीके से राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर पेश कर रहे हैं, एलाइज पार्टनर को ये पसंद नहीं आ रहा है, वो इस पर चुप्पी साध लेते हैं। एलाइज ने आपसे कुछ कहा है कि आपकी कोई वार्ता हुई है? जवाब नहीं देते अखिलेश यादव जी से। आपकी कोई वार्ता हुई है क्या? आपकी कोई वार्ता हुई है अखिलेश जी से? तमाम जगह चल रहा है। अच्छा, मैं एक प्रेस वार्ता में थी 4 दिन पहले। अखिलेश जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने उसका जवाब ये नहीं दिया जो आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हम आपके साथ साझा नहीं करेंगे। तो पहले तो आप लोग ये कहते थे कि जब सवाल का जवाब दे दिया मैंने। अब आप बाल की खाल मत निकालिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इस देश के 24 साल के युवा को कहता है अब तुम रिटायर होके घर पे बैठ जाओ। ये अग्निवीर योजना का फलसफा है। रेगिस्तान की तपती रेत और सियाचिन की हाड़ गलाने वाली ठंड पर जो सैनिक खड़ा है वो ठेके पर काम नहीं कर सकता है। उसको आप 4 साल बाद रिटायर नहीं कर सकते हैं। उसको आप शहीद का दर्जा ना दीजिए, ये पाप है। और इसीलिए हमने तय किया है कि हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। और जैसे सेना में नौकरी दी जाती थी, 4 चरण के चुनाव आप नीचे चलिए कोई सब लोग नीचे आ ये जाइए। वाला माइक ये वाला माइक हटा दीजिए, इसको बंद कर दीजिए भैया। वो उससे आवाज़ जो है आवाज़ गूंज रही है। आप सब लोग नीचे उतर जाइए। या रोड गजनी शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया और क्यों किया? 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इस 4 चरण में अलग अलग अवतरण में मोदी जी दिखाई दिए हैं। पहले चरण में उनको मुगल रूल याद आया, मटन मछली मुर्गा याद आ गया, माँ से महंगाई, माँ से मणिपुर, माँ से महिला नहीं याद आई। दूसरे चरण में वो ब्याहताओं के मंगलसूत्र पर पहुंच गए, आपकी भैंस आपके कमरे की बात करने लगे। तीसरे चरण में आते आते वो अपनी आगामी हार को देखकर इस कदर बौखला गए कि उन्होंने अपने आंखों की पुतली, जिगर के टुकड़े, दिल का, जिसको कलेजे का टुकड़ा कहते हैं, अडानी अंबानी को भी स्वाहा कर डाला। ये कह कर के वो बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांटते हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पर अभी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं पहुँची है। और चौथे चरण में आते आते नरेंद्र मोदी जी ने गजनी का किरदार धारण कर लिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं अगर हिंदू मुसलमान करूँ तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूँ, जिसका वजूद ही वो करके है। और कुछ ही घंटों बाद जो फिर से वो करने लगता है, जब ऐसी बात कहता है तो मान्यवर उनको मैं क्या कहूँ अगर गजनी ना कहूँ। अच्छा, आप बात कर रही हैं मणिपुर की, बात कर रही हैं कर्नाटक की, लेकिन जो स्वाति मालीवाल हैं उनकी बात नहीं कर रही हैं। उनका आज अरविंद केजरीवाल का नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मेरा अपना मानना है कि द लॉर्ड शुड टेक इट्स ओन कोर्स। किसी भी औरत के साथ अगर कुछ गलत होता है बिल्कुल न्याय होना चाहिए। तो स्वाति मालीवाल को न्याय मिलना चाहिए। हर किसी को न्याय मिलना चाहिए इस देश में। स्वाति मालीवाल को इस देश में हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। औरत के खिलाफ अपराध राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। अगर हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए था। ब्रजभूषण को न्याय मिला, न्याय कुलदीप सिंह सेंगर को मिलता रहा जब तक कोर्ट नहीं इन्वॉल्व हुआ।
न्याय चिन्मयानंद को मिलता रहा जब तक कोर्ट नहीं इन्वॉल्व हुआ। न्याय हाथरस की बेटी को नहीं मिला, न्याय बिल्किस बानो को नहीं मिला, न्याय अंकिता भंडारी को नहीं मिला, न्याय प्रज्वल रेवन्ना ने जिन 200 से 300 महिलाओं की जिंदगी तहस नहस कर दी उनको नहीं मिला। तो मुझे मेरा अपना मानना है एक महिला होने के नाते कि महिला के खिलाफ जो अपराध होता है वो किसी भी प्रदेश में हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य में हो चाहे बीजेपी शासित राज्य में हो, उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। सीएम के आवास में इस तरह की घटना हुई है, ये मैंने इस पर बोल दिया, अब इस पर मैं और नहीं बोलूंगी। उसको बढ़ाया, हम हर उस समस्या का समाधान करेंगे। और 48 पेज का ये हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है और हर उस समस्या का समाधान है जो नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा निर्मित, उनके द्वारा पोषित, उनके द्वारा बनाई गई है। और इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं और मैं उन स्तंभों के बारे में बात कर लेती हूं। इसका पहला स्तंभ है युवा न्याय। और क्यों हम युवा न्याय की बात करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि देश में 60% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। और यूपी में आप हैं, चुनाव प्रचार कर रही, यूपी में भी दावा करें सभी 80 सीटें जीत रहे हैं। आपने एक बात कही मित्र की बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही थी 400 पार, अब कहीं नारा नहीं लगता है 400 पार का, क्योंकि 400 पार के नारे की असलियत जनता समझ गई। 400 पार का नारा दिया और अनंत हेगड़े से लेकर द्रौपदी अरविंद और उसके बाद फिर ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, गिरिराज सिंह लगातार संविधान बदलने की बात करने लगे। तो जनता को समझ में आ गया कि 400 पार का नारा असल में साजिश है संविधान को बदलने की, असल में षड्यंत्र है आरक्षण को समाप्त करने का। और वो ज़बरदस्त तरह से बैकफायर भी हुआ, जनता ने भी मन बना लिया दूध की मक्खी की तरह से बीजेपी को निकालने का। तो बीजेपी अब ये नारा कहीं नहीं बोल रही है, पहले बोलती थी। पर बीजेपी कह रही यूसीसी और इसके साथ साथ पीओके वो जरूर ले आएंगे अगर सत्ता में आए तो। हमारी सेना में इतना शौर्य है और हमारी सेना में इतना पराक्रम है कि 71 में जब सारा विश्व एक तरफ था तो इंदिरा गांधी जी ने आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश को जन्म दिया। हमारी सेना में इतना शौर्य और पराक्रम है, हमें पूरा विश्वास है हम जिस दिन चाहें उस दिन पीएके को ला सकते हैं। 400 की क्या ज़रूरत है उसके लिए? अच्छा, राहुल गांधी जी हम रायबरेली से फाइट कर रहे हैं, सोनिया जी ने भी उनके लिए प्रचार किया, किस तरह की उनकी जीत देख रही हैं और इसके बाद क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी मार्जिन से राहुल जी जीतने जा रहे हैं। मैं कल रायबरेली में थी, जिस तरह का उत्साह मैंने लोगों में देखा है, जिस तरह की आशा और एक उम्मीद बांधकर लोग खड़े हैं, 5 लाख से एक कम वोट नहीं आएगा राहुल गांधी जी की विनिंग मार्जिन में, ये मेरा अपना विश्वास है। इंडिया गठबंधन जब हम जीत जाएंगे तो तय करेगा कि कौन क्या बनेगा, और इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक सिपाही होने के नाते राहुल गांधी जी को मैं अपना नेता मानती हूं, उनसे प्रेरित होकर राजनीति करती हूं, उनका साहस और उनके हौसले की बहुत तारीफ करती हूं। मेरा बहुत मन है कि वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मटेरियल मानती है 200% है। उनसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मटेरियल कौन है? उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है भारत की राजनीति में? उनसे ज़्यादा समझदार कौन है? चाहे कोरोना हो या चाहे चीन हो या चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, हर चीज़ का तो उन्होंने आगामी चेतना दी थी नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी ने नहीं माना और उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। एक व्यक्ति जो 4,500 किलोमीटर पैदल नाप देता है, जो मणिपुर से मुंबई की न्याय यात्रा करता है, उससे ज़्यादा केपेबल कौन है? अच्छा, आप कांग्रेस सोशल मीडिया की जो है चेयरपर्सन